नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। चीन का कर्ज संकट गहरा रहा है। यह संकट कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर बैंकर कहलाने वाले उदय कोटक कह रहे हैं कि यह एवरग्रांड संकट चीन का लीमन मोमेंट साबित हो सकता है। लीमन मोमेंट यानी वो हालत जो लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद अमेरिका की हुई थी। ये एक बेहद गंभीर चेतावनी है, ख़ास तौर पे ये देखते हुए कि उदय कोटक फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया को जितना समझते हैं उतना इस देश में बहुत कम लोग समझते हैं। एवरग्रांड या एवरग्रांडे चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन कर्ज के मामले में ये चीन की नहीं, शायद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यानी इसने बहुत ज़्यादा कर्ज उठा रखा है। चीन में सबसे ज़्यादा कर्ज तो इसने उठा ही रखा है। लगभग 3 खरब डॉलर के कर्ज में दबी इस कंपनी का बाजार भाव, जो इसके एसेट्स हैं उनकी कुल मालियत की कीमत चीन की जीडीपी के 2% के बराबर है। और जितना कर्ज इसने ले रखा है वो देश के बॉन्ड बाजार में, ख़ास तौर पे अमेरिकन डॉलर का बॉन्ड मार्केट जो है चीन का, उसका 16% हिस्सा एवरग्रांड के पास है। एवरग्रांड ने इतना कर्जा उठा रखा है। कल परसों में बुधवार या बृहस्पतिवार को इस कंपनी को अपने कर्ज पर 8 करोड़ 45 लाख डॉलर की एक ब्याज की किश्त भरनी है, जो शायद नहीं जा पाएगी, ये डर महसूस हो रहा है। इसी दिन इसके एक कर्ज की और किश्त ड्यू है। ये जो पहली किश्त मैंने बताई 8 करोड़ 35 लाख डॉलर की है, ऑफशोर लोन है, यानी विदेश से लिया हुआ डॉलर लोन है, उसका भुगतान डॉलर में होना है। और दूसरा जो लोन है वो घरेलू लोन है, उसका भुगतान युआन में होना है, लेकिन वो लगभग 3 करोड़ 60 लाख डॉलर की किश्त वो भी है। तो ये कुल मिला के करीब 12 करोड़ डॉलर की किश्त का भुगतान होना है एक ही तारीख को। और 30 दिन के अंदर अगर ये भुगतान नहीं हो पाता है ड्यू डेट के, तो उसके बाद कंपनी डिफॉल्टर हो जाएगी। और डर यह है कि ऐसा हो सकता है। इस मुसीबत की वजह भी यही है कि हाल में रेटिंग एजेंसी फिच ने एवरग्रांड और चीन की दूसरी रियल एस्टेट कंपनियों की रेटिंग गिरा दी थी, यानी उन्हें डाउनग्रेड कर दिया था। और उसने ही यह आशंका भी जताई थी कि एवरग्रांड शायद अब डिफ़ॉल्ट कर सकती है, जो हाल फिलहाल उसके बहुत निकट भविष्य में जो पेमेंट्स ड्यू होने वाले हैं वो शायद वो न कर पाए। उसके बाद से ही शेयर बाजार में भगदड़ मची और चीन के करीब 250 से ज़्यादा शहरों में वो सारे निवेशक भी सकते में आ गए जिन्होंने एवरग्रांड के प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी बुक कर रखी हैं। इस खबर के बाद एवरग्रांड के और दूसरी चीनी रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में 35% तक और बॉन्ड्स में 80% तक की गिरावट आई है। एवरग्रांड कंपनी ने कारोबार की शुरुआत 1996 में की थी और तब ये बॉटल्ड वाटर, बोतलबंद पानी बेचती थी। इसके बाद उसने सुअर की फार्मिंग में हाथ आजमाया, पिग फार्म्स खोले, और आज की तारीख में वो चीन की नंबर 1 फुटबॉल टीम की मालिक भी है, जिसका मुकाबला रियल मैड्रिड जैसी टीमों के साथ होता है, और रियल एस्टेट कारोबार का सबसे बड़ा चेहरा भी है। चीन के 280 शहरों में उसके प्रोजेक्ट्स हैं और देश के बाहर 200 और देश के भीतर 2000 कंपनियां उसके ग्रुप का हिस्सा हैं। इनमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी भी मिली हुई है। इससे समझिए कि एवरग्रांड के डूबने या उसके आर्थिक संकट में फंसने की खबर कितने लोगों के लिए एक डरावना सपना या उनको मुसीबत में डालने वाली खबर है। और एकदम यही हुआ है। न सिर्फ चीन के बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों ने सोमवार को यही महसूस किया कि अगर कहीं एवरग्रांड खतरे में आ गई तो क्या हो सकता है। और इसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में जो तेज गिरावट आई, उससे एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे और दूसरे ऐसे नामी गिरामी बड़े इन्वेस्टरों को कुल मिलाकर करीब 26 अरब डॉलर की चपत लगी एक दिन में। दुनिया भर के शेयर बाजारों को मिलाकर देखें तो सारे निवेशकों को 2,20,000 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मंगलवार को ज़्यादातर बाजार सुधर गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। कमोडिटी के बाद पहला जो झटका लगा है एवरग्रांड का, सबसे बड़ा झटका कमोडिटी के मार्केट में लगा है। भारत में भी तमाम मेटल कंपनियां बैठ गई थी, लेकिन कमोडिटी के बाद अब क्रिप्टो करेंसी पे ये झटका आ गया है।
बिटकॉइन पहले ही कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में इसके दाम में $4000 की गिरावट आई है। अब जानकारों का कहना है कि एवरग्रांड का यह संकट एक तरह की संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कमोडिटी के बाजार से बढ़कर, कंटेजन जिसको कहते हैं, ये कमोडिटी के बाजार से शुरू हुई, वहां से बढ़कर बॉन्ड बाजार को पकड़ेगी और उसके बाद इक्विटी के कारोबार को भी चपेट में लेगी। एक बार इक्विटी झटका खा के लौट चुकी है, लेकिन ये डर है कि वो दोबारा संकट में आ सकती है, और ये डर बेबुनियाद नहीं है। लीमन ब्रदर्स के वक्त और फ्रेडी फेनी संकट के वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे 1 या 2 बड़ी कंपनियों के हिल जाने से दुनिया भर के बाजारों में भूचाल आ जाता है। इसलिए ये वक्त अब सभी सरकारों और सभी रेगुलेटरों के लिए बेहद सावधान रहने का वक्त है। लेकिन इस आपदा में कुछ अवसर भी है। कुछ जानकारों का यह कहना है कि अगर सचमुच यह संकट चीन के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा करता है, उसकी इकोनॉमी को झटका दे देता है, तो फिर भारत के लिए यह दुनिया भर के बाजार में अपना सिक्का जमाने का एक बिल्कुल नया मौका भी साबित हो सकता है। अब क्या होता, ऐसा होगा तो वैसा होगा, यह कहां से कहां जुड़ेगी कहानी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 2-3 तरह की संभावनाएं हैं। मगर यह वक्त सतर्कता बरतने का है, सबसे बड़ी बात यह है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।